नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन करने के पश्चात आप डिक्टेशन को ट्रांसलेट कीजिएगा और अपनी मिस्टेक्स को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। पूजनीय महोदय, मैं आपसे मिलावट के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि वह यह है कि एक ज़माने में हम फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया करते थे, पर आज हम इसका प्रयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पन्न उत्पाद से मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादित हो रही वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है और यहीं से मिलावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में हमारे देश के अंदर दूध की नदियाँ बहा करती थीं। दूध में पानी मिलाने की बात अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आज दुकानदार मौसमी फलों को हरा, लाल, पीला रखने के लिए रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी में मिलावट शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उनमें जागरूकता लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिमी देशों के अंदर मिलावट करने वालों के लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं। हमारे यहाँ भी लचर कानून व्यवस्था के स्थान पर सख्त कानून बनाने से ही मिलावटखोरी और मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जा सकता है। देश में अपना पैर पसार चुकी 7 घातक बीमारियों की पहचान की जा चुकी है। हमारा लक्ष्य साल 2020 तक भारत को पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों से मुक्त कराने के लिए टीकाकरण मुहिम चलाने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बताया जाता है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत पहले चरण में करीब 200 जिला अस्पतालों में यह काम किया जाएगा, फिर पूरे देश में किया जाएगा। यहाँ मैं साफ कर देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में ऐसे अभियानों की आवश्यकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुपोषण से हर साल लाखों बच्चे मर रहे हैं
और अधिकांश क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। आज राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना पर नज़र रखने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं का अभाव है, जांच सुविधाओं का अभाव है, वहां समय पर बेहतर इलाज न हो पाने से हमारी निर्भरता निजी अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है। अब जरूरी हो गया है कि चिकित्सा केंद्रों का अच्छी तरह से विकास किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था की जाएगी तो निजी अस्पतालों पर निर्भर रहने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आसानी से इन अस्पतालों में बीमारियों का इलाज हो सकेगा। इस बार मानसून पर दोहरी मार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। उत्तर भारत में हो रही लगातार बेमौसम बरसात और प्रशांत महासागर समुद्र गर्माने के कारण मानसूनी बारिश सामान्य से कम होने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में कहा जा रहा है कि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से आधा डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी का रुझान सामने आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्रीय तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए अल नीनो का खतरा बढ़ गया है। यदि यह समुद्रीय तापमान और बढ़ता गया तो एल नीनो बनना तय माना जा रहा है। मुझे याद है कि अल नीनो से संबंधित आशंका पिछली बार भी जताई गई थी, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते सितंबर निकल गया था और इसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ा था। पिछली बार बारिश कम हुई थी। एल नीनो बनता है तो यह जरूरी नहीं कि बारिश कम होगी। पहले उदाहरण बताते हैं कि एल नीनो के कारण बारिश कम होने की आशंका 66% और सामान्य होने की संभावना 44% होती है। खतरा सिर्फ एल नीनो का ही नहीं है। इस बार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में लगातार हो रही बारिश से गर्मी नहीं पड़ रही है। मानसून के अच्छे प्रवाह के लिए भारतीय प्रायद्वीप का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। मार्च अप्रैल में अधिक बारिश से तापमान में कमी होने से मानसून के प्रभावित होने की आशंका करीब 42% है। खासकर उत्तरी और मध्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बदलते मौसम ने इस बार अपना असर दिखा दिया है। एक ओर बाढ़ तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश तो तीसरी ओर ओला वृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस कारण से किसानों का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका है। गेहूं, दाल,
चना, सरसों आदि फसलें किसानों को ही सही पैदावार नहीं दे पाई है, इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसी तरह की मदद की घोषणा करती है या नहीं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को किसानों से पिछले कर्ज और ब्याज माफ़ कर देना चाहिए ताकि किसान इस घाटे से उभरकर खेती की ओर जुट सकें। वैसे भी किसानों के लिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं रही है। डिक्टेशन को ट्रांसक्रिप्ट कीजिएगा और जितनी भी आपकी गलतियां आएँ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको डिक्टेशन कैसा लगा। धन्यवाद।